कुंदन और धनुष जिसे सारी साजिश का रचयिता समझ रहे थे, जिसके बारे में ये सोच रहे थे कि राम प्रकाश हीरानंदानी के कत्ल के पीछे, इस सारी साजिश के पीछे उसी का हाथ है, जिसके बारे में सोच रहे थे कि आशुतोष हीरानंदानी के कत्ल के पीछे भी उसी का हाथ है, और उसी ने धनुष और कुंदन को मजबूर करके राम प्रकाश हीरानंदानी का कत्ल करवाया है। वो उसका चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन जब उसका चेहरा इनके सामने था, उसका चेहरा देखकर इनके होश उड़ चुके थे, इनकी हालत खराब हो चुकी थी। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये कि जिस आशुतोष हीरानंदानी को उन दोनों ने मरा हुआ देखा था, जिसकी लाश देखी थी, जिसे लूटा था इन दोनों ने, वो आशुतोष हीरानंदानी जिंदा था, उनकी आंखों के सामने था। जिसे साजिश करने वाला समझ रहे थे वो कोई और नहीं, राम प्रकाश का बेटा आशुतोष हीरानंदानी था। तो क्या एक बेटा अपने बाप को मारने की साजिश कर सकता है? क्या इस साजिश के पीछे आशुतोष हीरानंदानी का हाथ है या मामला कुछ और है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, और मैं लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई कहानियों की वो संग्रह जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। ये कहानी है जिसका टाइटल है लाश का खेल। एक ऐसी लाश जो जिंदा इंसानों के साथ खेल रही थी, एक ऐसी लाश जो दो युवकों के दिमाग से खेल रही थी, एक ऐसी लाश जो बार बार सामने आती थी और बार बार प्रूफ करती थी कि मैं जिंदा। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज पहला एपिसोड देख लीजिए, फिर इस एपिसोड का आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। नंदिता से मिलने जो युवक आया था वो कोई और नहीं, आशुतोष हीरानंदानी था, जिसे देखकर धनुष और कुंदन दोनों के होश उड़ चुके थे। दोनों वहां से चुपचाप निकले। अब दोनों इस कदर डिस्टर्ब थे, घर पहुंचे और घर पहुंचकर दारू पीना शुरू किए और दोनों बात कर रहे थे आखिर सच क्या है। वो मर गया था तो जिंदा कैसे हो सकता है? इसका साफ मतलब है कि उसने अपने मौत का नाटक किया था। हम लोगों ने चेक तो किया नहीं था कि वो मर चुका है कि जिंदा है, हमने तो बस उसे पड़ा हुआ देखा। हम लोग तो पहले ही मान लिए कि वो लाश है जो अलमारी से गिरी है हमारे ऊपर। हमने ना उसका नब्ज चेक किया, ना ये देखा कि वो मरा हुआ है कि नहीं। हमने लालच में आकर उसके चेन और ब्रेसलेट निकाल लिए। कुंदन कहता कोई और भी था वहां, अगर कोई और नहीं होता तो तस्वीरें कौन लेता। ये कहता है यार ऑटोमेटिक तस्वीरें आजकल ली जा सकती है। जब हम लोग अंदर घुसे तो वो खुद लाश बनकर खड़ा हो गया होगा और अपना मोबाइल कहीं लगा दिया होगा, रख दिया होगा टाइमर लगा के। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बाद फोटो खींचना शुरू हुआ और सारे फोटो खींच गए। एक अकेले आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया है। अब सवाल यह है कि आशुतोष हीरानंदानी अपने ही बाप को मारना क्यों चाहता था? अपने बाप को मरवाने के लिए उसने हमें मजबूर किया अपने कत्ल का नाटक करके, और उसके नाटक में फंसकर पुलिस के डर से हमने आखिर राम प्रकाश हीरानंदानी को मार डाला। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब साफ साफ मना कर देंगे कि हम तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं, कि तुम जिंदा हो, तुमने नाटक करके हमसे ये काम करवाया है। दोनों टीवी ऑन करते हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में भी सारा कुछ वही ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, न्यूज में सारा वही फ्लैश चल रहा है, और साथ में अब कहानियां खुलने लगी है। एक चैनल पे कहानी बताई जा रही है कि दोनों बाप बेटे के बीच छिटन गई थी। दरअसल श्री राम प्रकाश हीरानंदानी अपने कंपनी का सीईओ किसी और को बनाना चाहते थे, और आशुतोष हीरानंदानी बिल्कुल ये बात नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच ही ठन गई थी। यहां तक कि कुछ पुरानी खबरें ऐसी भी सामने आई कि हीरानंदानी का अफेयर किसी और औरत के साथ भी था, और उससे एक बेटा भी था। तो उस बेटे का नाम भी सामने आया था, और शायद श्री राम प्रकाश हीरानंदानी उस बेटे को भी अपने कंपनी में कोई बहुत बड़ा पद देना चाहते थे, जिस बात को लेकर भी बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हुआ था। उनका बेटा आशुतोष हीरानंदानी बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी कंपनी में और उनकी प्रॉपर्टी में कोई और हकदार खड़ा हो जाए। तो घर के अंदर भी काफी कुछ चल रहा था, और इसी बीच हीरानंदानी का कत्ल हो चुका है। तो न्यूज में ये खबरें आ रही है, और ये खबर सुनकर इन दोनों को अब पूरा विश्वास होने लगा है कि जरूर ऐसी ही कोई वजह है जिसकी वजह से आशुतोष हीरानंदानी ने यह खेल खेला है और हम दोनों के हाथों राम प्रकाश हीरानंदानी को मरवा दिया। अब दूसरे दिन फिर उसका फोन आता है, और ये दोनों
बात करते हैं, कुंदन साफ साफ कहता है कि अब हमें आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हम आपका चेहरा देख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि आप जिंदा हैं। आपको मरा हुआ समझकर हम लोगों ने गले से चेन और ब्रेसलेट निकाला था, लेकिन आप मरे नहीं थे, आप जिंदा थे। आपने हमें ट्रैप किया अपने मौत का नाटक करके, और हमारे हाथों अपने ही बाप का कत्ल करवा दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर पुलिस हमारे तक पहुंची तो आप भी नहीं बचेंगे। तो वो कहता है कि बड़े बेवकूफ हो तुम लोग जो समझ रहे हो वो सच नहीं है। कहते फिर सच क्या है? कहता है कि मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया है कि तुम लोगों ने गलती तो कर दी कि मेरे कहने पर राम प्रकाश हीरानंदानी को तो मार दिया तुम लोगों ने, और उसका बेटा आशुतोष हीरानंदानी अभी भी जिंदा है, तो अब उसे भी तुम दोनों को ही मारना है। ये दोनों बुरी तरह हैरान होते हैं, क्या बकवास कर रहा हो। तो कहता है कि अगर तुम दोनों लाश देखने के बाद पुलिस तक पहुंच गए होते, अगर एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस को खबर कर दिए होते, तो शायद तुम दोनों बच जाते, क्योंकि वो सचमुच मरा नहीं था। मैंने उसके सर पर मारा और बेहोश हो चुका था वो, और उसके बाद जब होश में आया तो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि चैन और अंगूठी की और ब्रेसलेट किसने लिया। बिजनेसमैन है वो, अपने चैन और ब्रेसलेट के लिए पुलिस स्टेशन से जाने वाला नहीं। लेकिन तुम लोग चले गए होते तो बच जाते, क्योंकि वो जिंदा था। लेकिन अब नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब तो तुमने सचमुच हत्या कर दी है। राम प्रकाश हीरानंदानी को मारने वाले तुम दोनों हो, तो अब तुम्हें आशुतोष हीरानंदानी को भी मारना होगा। दोनों मना करते हैं। कुंदन कहता है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कहता है कि काम तो होगा और करना पड़ेगा, खैर तुम लोग सोच लो, 1-2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, मैं फिर फोन करूंगा। उस काम के वजह में भी तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अभी तुमने इस काम को जो अंजाम दिया है, कैब की डिक्की में 10 लाख रुपए पड़े हैं, जाकर ले लो। अब ये दोनों जाकर सही में कैब की डिक्की खोलते हैं और उसमें इनको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। मतलब अगला ईमानदारी से पैसे दे रहा है, और ये दोनों इस बात को लेकर बड़े असमंजस में है कि अब क्या करना चाहिए। दोनों इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम अब आशुतोष हीरानंदानी को भी मार दें। दूसरे दिन शाम को फिर से फोन आता है। इस बार फोन करके अगला कहता है कि तुम लोग भी बड़े जिद्दी हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग शायद मेरे कहने पर भी आशुतोष को मारने के लिए तैयार नहीं होगे। कल तुम लोगों की बातें सुनकर मैं समझ गया था कि शायद इस बार मैं तुम लोगों को आशुतोष हीरानंदानी को मारने के लिए मजबूर नहीं कर पाऊंगा, तो मजबूरन मुझे ही ये काम करना पड़ा। तुम्हारे घर के सामने वाले लेन में, गली में एक काले रंग की कार खड़ी है, चाबी भी इग्निशन में ही लगी हुई है। तो जाओ और जाकर उस कार की डिक्की चेक करो। तुम जाओ चेक करो, फिर मैं बात करूं। अब ये दोनों परेशान होकर वहां से निकलते हैं, घर से जाते हैं। उस गली में सचमुच काले रंग की कार खड़ी है, सचमुच कार इग्निशन में, चाबी इग्निशन में लगी हुई है। और ये डिक्की जाकर खोलते हैं। डिक्की जैसे ही खोलते हैं, देखते हैं अंदर एक बोरा पड़ा हुआ है, बोरे के अंदर बंधी हुई लाश। ये बोरे का मुंह खोलते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं, आशुतोष की लाश है। तब तक फोन आता है और वो कहता है कि तुम लोगों से यही काम करवाना चाहता था मैं, लेकिन कल मुझे लगा कि शायद तुम लोग ये काम करोगे नहीं, और काम करोगे भी तो गड़बड़ कर दोगे, इसीलिए मजबूर होकर मुझे खुद ही इस काम को अंजाम देना पड़ा। अब आगे का काम तुम लोगों को करना है। इस लाश को जंगल में लेकर जाओ, ले जाकर ठिकाने लगा दो। लेकिन याद रहे, अगर ये लाश पुलिस को मिली तो भी तुम लोग फंसोगे, और तुम लोग जिस गलतफहमी में हो कि तुम लोग मुझे जानते हो, मुझे कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तुम लोग मुझे नहीं फंसा पाओगे, और ना ही ये साबित कर पाओगे कि मैंने तुम लोगों से कत्ल करवाया था। तो बस इस लाश को लेकर जाओ जंगल में, इस लाश को जला दो, सबूत मिटा दो, तुम समझो बच गए। तुम्हारे सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, तुम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट है 10 लाख रुपए, जो गाड़ी की पिछली सीट पर रखे हुए हैं, उसे ले लो। काम ईमानदारी से करना, मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। अब दोनों ये देखकर मजबूर है, एक दूसरे से बात करते हैं, और आखिर गुस्से में ही कुंदन जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है, धनुष भी बैठता है, और दोनों गाड़ी लेकर निकलते हैं। उनको मालूम है कि किस रास्ते से जाना है, कहाँ पहुंचना है, किस रास्ते से वो जंगल तक पहुंच सकते हैं, जहां ले जाकर लाश को ठिकाने लगा दें। और दोनों आशुतोष हीरानंदानी की लाश को लेकर सीधे जंगल में पहुंच जाते हैं। रास्ते में पुलिस के
कहाँ कहाँ पुलिस का बैरिकेड होता है, कहाँ कहाँ पुलिस का पहरा होता है। क्योंकि ये लोग कैब ड्राइवर हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह पता है कि कहाँ कहाँ चेकिंग चल रही होती है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है। पुलिस के बैरिकेड से बचते हुए अंदर के रास्तों से कहाँ कहाँ से गुजरते हुए आखिर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचकर लाश को डिक्की से निकालते हैं, लकड़ियां जमा करके लकड़ियां बिछाते हैं, उसके ऊपर लाश को रखते हैं। दोनों डर भी जाते हैं क्योंकि आशुतोष हीरानंदानी मर चुका है और उसकी आंखें अभी भी फैली हुई है, खुली हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो आंखें इन दोनों को ही घूर रही हैं। तो ये दोनों आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं होती। मौत काफी पहले हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद नहीं हो रही। वो चिता बनाकर उस पर लिटाते हैं और ऊपर से लकड़ियां डालते हैं और गाड़ी से ही, उसी गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं। पेट्रोल निकालने के बाद लकड़ियों पर पेट्रोल डालते हैं भरपूर और आग लगा देते हैं। कुंदन कहता है कि हमें कुछ देर रुकना भी पड़ेगा, जब तक ये लाश पूरी तरह नहीं जल जाती तब तक हम नहीं जाएंगे। अब लाश जल रही है, लाश के चेहरे पर से कुछ लकड़ियां अपने आप नीचे गिर जाती हैं और ये दोनों देखते हैं कि लाश जल रही है, लेकिन वो आंखें, आशुतोष हीरानंदानी की आंखें अब भी इन्हीं दोनों की तरफ है, जैसे घूर रही है। दोनों जल्दी से चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सामने आशुतोष हीरानंदानी की लाश जल रही है और तभी इन्हें उस जंगल में गाड़ी के बंद होने और स्टार्ट होने की आवाज आती है। ये दोनों पलट के देखते हैं और कुछ ही दूरी पर एक और गाड़ी खड़ी है जिसे कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों उस आदमी की तरफ देखते हैं और इन दोनों के समझ में ये बात तो आती है कि हम तो यहाँ इस घने जंगल के बीच एक लाश को ठिकाने लगाने आए हैं। उस लाश की चिता जलाने आए हैं ताकि सबूत मिटाया जा सके, ताकि कभी पुलिस को ये लाश ना मिले, ताकि ये मामला ना खुले। लेकिन एक और गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी है। ये गाड़ी किसकी है और कौन है जो गाड़ी जिसकी बंद पड़ गई है और वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है? तब तक वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो शख्स पलटकर इन लोगों की तरफ देखता है। ये दोनों उसे देख ही रहे हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा वो कोई और नहीं, आशुतोष हीरानंदानी है, जो गाड़ी स्टार्ट कर चुका है। अब ये दोनों इस कदर सदमे में है, परेशान है कि वो पलट कर देखते हैं। एक तरफ तो आशुतोष हीरानंदानी की चिता जल रहा है, दूसरी तरफ पलट के देखते हैं तो आशुतोष हीरानंदानी अपने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और वो हाथ उठाकर इन्हें डन करता है और कार से वहां से निकलता है। ये दोनों बुरी तरह सदमे की हालत में है। इनके समझ में नहीं आता कि आखिर सच क्या है, मामला क्या है। एक तरफ आशुतोष की लाश जल रही है, दूसरी तरफ आशुतोष जा रहा है। आखिर सच क्या है दोस्तों? क्या था सच इस कहानी का? क्या राज था इस कहानी के पीछे? इन सारी बातों का खुलासा होगा अगले एपिसोड में, जो इस कहानी का तीसरा और आखिरी एपिसोड होगा, जिस कहानी में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, इस कहानी के पीछे जो साजिश थी वो किसकी थी, कौन था असली साजिश रचने वाला और क्या था ये पूरा मामला, क्यों मामला इतना उलझता ही चला गया, क्या अंजाम हुआ इन लोगों का। इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी अगली और आखिरी कड़ी में मिलेगी, जो होगा इस कहानी का तीसरा एपिसोड, जिसका टाइटल है लाश का खेल। देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल, लेखक। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी लिखी कहानियों की वो संग्रह जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।